हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में बात करने वाले एक्सरसाइज 4.2 के सवाल नंबर 2 की। इसके अंदर लिखा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि नीचे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल नंबर सेकंड के फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल की शेप का बच्चों एक प्लॉट है, और इसका जो एरिया गिवन है वो गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में गिवन है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई हमारा ये होता है और चौड़ाई ये है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो समझते हैं जरा क्या है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ यानी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो बच्चों आपको ध्यान से क्या समझना है कि जिस चीज के बारे में फोकस किया जाए, जिस चीज के बारे में बताया जाए कि भाई ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के, इससे बोलेंगे जो लेंथ है इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। तो जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया जाए हम उसी को x मान लेते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई को x मान लेंगे और लंबाई क्या होगा, चौड़ाई के दुगना यानी 2x से एक ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे लेट माना ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x की जो ब्रेथ यानी चौड़ाई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो x है। इसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या बोला गया कि जो चौड़ाई लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दुगना यानी जो इसका डबल कर दोगे आप, चौड़ाई का दुगना यानी 2x, और एक अधिक है तो अधिक के लिए हम लगाते हैं 1। इसके बाद क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन है, तो आपको क्या लगाना है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले वो समझते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन हो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन के अंदर जो है एरिया गिवन है तो आप लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्न अनुसार एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपको ये याद रखना है कि एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया। अच्छा, एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, यानी कि आप किसी भी रेक्टेंगल का यदि आप एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं L इंटू में बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे L इंटू में बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, L जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है 2x + 1, तो यहाँ पे आप सिंपली आप पुट करेंगे 2x + 1। चौड़ाई कितनी है x, तो यहाँ पे आप x रखेंगे और यहाँ आगे 528। क्लियर? अब देखो इस x की गुणा इससे होगी 2x से, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, और x की गुणा किससे होगी 1 से, तो ये बना x बराबर 528। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर में 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन में ये लिखा था कि हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, शो करना है। तो ये आ चुका है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर बच्चों? बाकी से हम सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे, आगे आने वाली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। अभी हमें सिर्फ स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है, यानी कि द्विघात समीकरण बनाना सीखना है। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट हमारा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब ध्यान सुनेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पहले लिखेंगे लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो जो धनात्मक यानी पॉजिटिव, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी एक नंबर आ गया उसके बाद नेक्स्ट नंबर। जैसे मान लो पहला नंबर 10 है तो 10 के बाद कौन सा नंबर होता है 11। अगर मान लो फर्स्ट नंबर 18 है तो 18 के बाद सेकंड नंबर कौन सा होगा 19। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से। तो ये पहला नंबर, पहले के बाद अगला नंबर। तो जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आप करेंगे क्या, पहले नंबर को आप x मानेंगे और दूसरे नंबर को मानेंगे x + 1। पहले नंबर क्या मानेंगे x और दूसरे नंबर क्या मानेंगे x + 1। इसका रीजन है, अगर मान लो फर्स्ट नंबर जो है x की वैल्यू 10 आती है तो 10 के बाद क्या आना चाहिए 11। अब आप यहाँ पे पुट करोगे 10 + 1 = 11। तो इसीलिए हम कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को पहले के अंदर हम x मानते हैं फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को x + 1। क्या बोला गया
कि इनका जो गुणनफल है वो 306 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल, अब देखो भाई दो नंबर जो है वो x और x प्लस 1 है, तो इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई गुणा करनी है, हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा करनी है, गुणा करने के बाद क्या आता है हमारे सामने 306, 306। क्लियर। तो अब हम इसे हम कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बताएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट है और ये मल्टीप्लाई का साइन, तो इसकी गुणा इससे होगी तो बन गया x का स्क्वायर, अब x की गुणा 1 से होगी तो x बराबर 306, अब 306 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर 0, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर। तो फाइनली हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है, हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो बच्चों थर्ड पॉइंट है हमारा, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, यानी रोहन से बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन की उम्र को, जो रोहन की जो वर्तमान आयु है यानी कि प्रेजेंट एज है, उसे हम x मान लेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, ये मान लेंगे हम x। तो और भाई देखो जो रोहन की जो एज मान चुके हैं हम x मान चुके हैं, तो फिर आप लिखोगे नेक्स्ट रोहन की जो मदर की जो एज है वो लिखेंगे हम x प्लस 26, क्योंकि जो रोहन की जो मदर है वो उससे कितने साल बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। यहाँ लिखोगे लेट रोहन्स मदर एज इक्वल टू में x प्लस 26। क्लियर है। इसके बाद क्या बोला गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो आप देखते जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों कि देखो दो लोग हैं यहाँ पे, एक रोहन और एक उनकी मदर। तो रोहन की एज को हमने x मान लिया, उनकी मदर की एज को क्या मान लिया x प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर बड़ी है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उनके आयु का गुणनफल यानी जो उनकी जो एज है उनका मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट होगा अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल के बाद क्या हो जाएगी 360। क्या होगा, उनकी आयु का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर विल बी 360 यानी कि 60 हो जाएगा। अब देखो जरा 3 साल के बाद अगर रोहन अभी x ईयर का है तो 3 साल के बाद क्या होगा, x प्लस 3 होगा। क्यों, अगर मान लो रोहन अभी 5 साल का है तो 3 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 5 प्लस 3 8 ईयर्स। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे फिर यहाँ पे भी एज बढ़ाएंगे उनकी मदर की एज, तो ये हो गया x प्लस 26 और 3 29। क्लियर है बच्चों। क्या बोला गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रोडक्ट है वो है 360। क्लियर है जी। तो यहाँ पे देखो पहले हमने इसकी एज को 3 साल बढ़ाया, फिर यहाँ पे इनकी एज को 3 साल बढ़ाया और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट बोला गया है, गुणनफल बोला गया है और वो है 360। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x की मल्टीप्लाई होगी इन सब से, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी इन सब। तो शॉर्टकट तरीका हम यूज करेंगे, बिल्कुल तरीके से करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 29, इसकी मल्टीप्लाई इन सब से, फिर प्लस में लिखेंगे 3 और पीछे लिखेंगे x प्लस 29 बराबर 360। अब देखो बच्चों x की गुणा x से होगी तो आ गया x स्क्वायर, x की गुणा 29 से होगी 29x, 3 की गुणा x से होगी 3x और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो ये हो गया 87 इक्वल टू 360। ठीक है। अब देखो x स्क्वायर 29 और 3 कितने हो गए 32 और ये हो गया 87। 360 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 360 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 32x माइनस। अब देखो 360 में से हम 87 को माइनस कर देते तो 10 में से 7 ये बचे 3, 15 में से 8 गए 7 और ये हो गया 273। ये बन चुका है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 480 किलोमीटर है और ये एक समान चाल से, एक समान चाल का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक जैसी स्पीड से चलती है। अब उस स्पीड को हम क्या मान लेंगे, हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर कि x की स्पीड से ये ट्रेन A पॉइंट से B पॉइंट तक की 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद क्या बोला गया, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेन की स्पीड को 3 घंटे कितने घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम कर दोगे। आप सपोज करते हैं, मान लो पहले जो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चल रही थी वो चल रही थी 50 की स्पीड में, सपोज करते हैं 50 की स्पीड में। अब उसकी स्पीड को क्या कर दिया गया, 8 किलोमीटर कम कर दिया गया, तो नई स्पीड क्या होगी 42 किलोमीटर। 50 माइनस 8 इक्वल टू 42 किलोमीटर। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमें एग्जैक्ट स्पीड पता नहीं है तो हमने इसको x माना है, तो जो नई स्पीड होगी 8 किलोमीटर कम करके वो क्या होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि अगर यहां से यहां तक पहुंचने में स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, और अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लेगी। तो अब अगर x - 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है गाड़ी तो कितने घंटे ज्यादा ले लेगी? 3 घंटे। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, यानी कि स्पीड बतानी है। सबसे पहले आप लिखोगे लेट माना यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये मान लेंगे हम x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड एक फिक्स स्पीड है वो x की मान लेंगे। इसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जो टोटल डिस्टेंस जो दूरी तय की गई है वो है 480 किलोमीटर यानी कि 480 किलोमीटर। ठीक है जी। अब देखो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड लिख लेते हैं हम, कितनी है? x - 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखेंगे जरा, देखिए भाई पहले नॉर्मल स्पीड हम मान लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड मान लेंगे, यानी एक समान चाल मान लेंगे। वो मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, यानी जो पहले जो स्पीड है ट्रेन की वो x की स्पीड से जा रही है। टोटल जो दूरी तय की है उसने कितने किलोमीटर की है? 480 किलोमीटर की दूरी। अब जब स्पीड कम हो जाएगी तो जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी? x - 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या निकालते हैं? देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टाइम। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही आप पता कर पाओगे कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले आप टाइम निकालोगे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले आप टाइम निकाल रहे हो कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम लगने वाला है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने साइंस के इसमें पढ़ा होगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को हम किससे भाग कर देते हैं? स्पीड से। तो यहाँ पे जब आपको टाइम निकालने की 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में x की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम लगने वाला है, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे 480 को, और x से इसको भाग कर देंगे तो ये आ गया टाइम। बिल्कुल ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन रफली टाइम हम इसको सपोज कर लेते हैं। इसके बाद टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर प्लस। क्या मतलब है कि अब कितना वक्त लगने वाला है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यदि ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? वो कम है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो टाइम है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम है। अब अगर कम है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे क्योंकि स्पीड तो कम हो गई, लेकिन हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी बिल्कुल सेम है 480, और जो नई स्पीड है वो कितनी है? x - 8। तो ये आ गया x - 8। अब इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बच्चों क्या करना होता है? इन दोनों टाइमों को हमें माइनस करना होता है। जो ज्यादा टाइम है वो पहले और जो कम टाइम है वो पीछे रख करके माइनस करेंगे। अब ध्यान से समझते हैं क्या बोलेगा क्वेश्चन के अंदर, कि अगर स्पीड कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय जो है वो ज्यादा लगता है। 3 घंटे का टाइम ज्यादा है। तो अब देखो जरा क्या मतलब इसका, कि अगर स्पीड कम हो गई तो दोनों का जो डिफरेंस है दोनों टाइमों का वो कितना होगा? 3 आवर्स, क्योंकि स्पीड कम है तो 3 घंटे टाइम ज्यादा लेंगे, तो दोनों का जो गैप होगा 3 घंटे होगा। अब हम यही समझते हैं कि कौन सी टाइम ज्यादा होगी, कौन सी टाइम कम होगी। अब बच्चों समझो जरा यहाँ पे, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है, और अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेगी। तो इसका मतलब आप इस वाले में से इस वाले को क्या कर दोगे? माइनस। तो यहां पर लिखोगे आप 480 किलोमीटर, 480 अपॉन में x - 8 और माइनस 480 अपॉन में x इक्वल टू में 3r, क्योंकि इन दोनों का जो गैप होगा वो होगा 3। अब सॉल्व करते हैं इसको, दोनों का एलसीएम लेंगे हम। x - 8, यहाँ पे x इससे ही कैंसिल हो गया तो यहाँ गुणा हो जाएगी 480x की, और 480, अब इस x से x कैंसिल होगा तो इसकी गुणा होगी x माइनस का 8 इक्वल टू में 3। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 480x माइनस 480 गुणा x होगी तो ये हो गया 480x, और माइनस माइनस होगा प्लस। अब इसकी गुणा हम करेंगे 8 से, इसकी गुणा 8 से तो ये हो गया 8 0 0 8 64 के 4 8 6 8 32 36 37 38 अपॉन में क्या आ गया, इसकी गुणा इससे होगी तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में ये आ गया 3। अब देखो बच्चों ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे आ गया 3840 इक्वल टू में 3
एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अगर ये 3 से कटे तो हम 3 से काट चेक कर लेते हैं, कट रहा है तो फिर इस 3 को उसके नीचे ले आओ। 3840 अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इससे काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 0 तो 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इधर ले जाएंगे हम तो यहाँ 0 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, और ये आ गया हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाकी ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलिए, जब तक के लिए गुड बाय।